उत्तराखंड के इतिहास की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें किसी राजा महाराजा की कहानी या किसी लिखे हुए ग्रंथ तक नहीं, बल्कि उससे भी बहुत बहुत पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल। हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जब लिखने की कला का वजूद ही नहीं था। हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसकी कहानी पत्थरों पर उकेरी गई है, कागज पर नहीं। और यकीन मानिए, ये कहानियां कभी-कभी शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। तो आज हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की परतें खोलेंगे। हमारा मिशन है इस इलाके में इंसानी जिंदगी के सबसे पहले सबूतों को समझना, और इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त पुरातात्विक खोज से। एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। हम गुफाओं की दीवारों पर बने उन हजारों साल पुराने चित्रों, उनके रंगों और उनमें छिपी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जब हम उत्तराखंड के इतने लंबे इतिहास की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने कोई ढांचा तो बनाया होगा। मतलब इसे बांटा कैसे गया है? हाँ, एक फ्रेमवर्क है जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास को मुख्य तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, 3 हिस्सों में। जी। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल। इसके बाद आता है आद्यऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और फिर तीसरा और सबसे जाना पहचाना ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल मतलब जब से हमें लिखी हुई चीजें मिलनी शुरू हो गई, उसे भी तो आगे बांटा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐतिहासिक काल को भी उसकी घटनाओं और बदलावों के आधार पर 3 हिस्सों में तोड़ा गया है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ये वही फ्रेमवर्क है जो हम अक्सर भारत के इतिहास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस पहले वाले पर है, प्रागैतिहासिक काल। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। ये वो समय है जब इंसान तो मौजूद था, धरती पर रह रहा था, हाँ, लेकिन उसके पास लिखने की कला नहीं थी, कोई भाषा, कोई लिपि नहीं थी। इसलिए मतलब उस दौर का कोई लिखित रिकॉर्ड, कोई किताब या दस्तावेज हमारे पास नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? हम हवा में तो बातें कर नहीं सकते, सबूत क्या है हमारे पास? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास उस दौर के लोगों के छोड़े हुए सबूत हैं, जैसे उनके बनाए हुए पत्थर के औजार, जिनसे वो शिकार करते होंगे। बिल्कुल, या अपनी रक्षा करते थे। हाँ, वो गुफाएं जिन्हें वो घर की तरह इस्तेमाल करते थे, और सबसे जरूरी, उन गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए शैल चित्र, यानी रॉक पेंटिंग्स, जो उनकी जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। अच्छा। इनके अलावा खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहते हैं, और इंसानी कंकाल भी हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वाह, मतलब उनकी पूरी कहानी, उनके सामान और उनकी कला में छिपी है। यहीं से बात असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में वो पहली बड़ी खोज कौन सी थी जिसने इस पूरे प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का दरवाजा खोला? वो खोज थी लाखू उड्यार की। लाखू उड्यार। जी। यहाँ उड्यार का स्थानीय कुमाऊनी भाषा में मतलब ही गुफा होता है, तो इसका नाम है लाखू गुफा। लाखू उड्यार, ये नाम तो उत्तराखंड में काफी मशहूर है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? किसने इसे दुनिया के सामने रखा, कब और कहाँ? इसकी खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर MP जोशी को। MP जोशी। जी। उन्होंने ही सबसे पहले इसकी अहमियत को पहचाना और इस पर काम शुरू किया। और ये किस साल की बात है? मेरा मतलब है, ये सब कब हो रहा था? ये खोज हुई थी सन 1968 में। 1968 में। हाँ, और ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि इसे उत्तराखंड के पुरातत्व में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये इस इलाके में प्रागैतिहासिक काल की पहली बड़ी और पुख्ता खोज थी। अच्छा। इसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया कि अरे, यहाँ तो एक अनछुआ इतिहास दबा पड़ा है। 1968, यानी भारत में पुरातत्व के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक दौर रहा होगा। तो अगर आज कोई इस जगह को देखना चाहे तो उसे कहाँ जाना होगा? इसकी लोकेशन क्या है? ये अल्मोड़ा जिले में है, सुयाल नदी के दाहिने किनारे पर। सुयाल नदी। जी। अगर और सटीक लोकेशन की बात करें तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो मेन रोड है, उस पर बाड़ेचीना नाम की जगह के पास दलबैंड में ये स्थित है। जानकारी इतनी सटीक है कि कोई भी आसानी से वहां पहुंच सकता है। वाकई, इतनी सटीक जानकारी। अच्छा, इन गुफाओं या शैल आश्रयों की कोई खास पहचान, कुछ ऐसा जो इसे पहली नजर में ही खास बना देता हो? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ से जो मुख्य शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर मिला है, उसका आकार बहुत ही अनोखा है। वो नागफनी जैसा है। नागफनी?
मतलब नाग के फन जैसा? ये तो कल्पना करने में भी बड़ा ड्रामेटिक लगता है ना? ये कहना मुश्किल है कि ये उनकी पसंद थी या महज एक संयोग, लेकिन ये आकृति इसे एक अलग पहचान जरूर देती है। हो सकता है कि इस आकृति की वजह से वो इसे ज्यादा सुरक्षित मानते हों। या शायद इसका कोई आध्यात्मिक महत्व रहा हो उनके ये भी हो सकता है। नाग के फन जैसी गुफा मिलना ही अपने आप में एक कहानी है, लेकिन असली खजाना तो दीवारों पर होगा। उन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा? क्या बनाया था उन्होंने अपनी दीवारों पर? यहीं पर बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है। दीवारों पर जो चित्र मिले हैं वो कोई साधारण लकीरें नहीं हैं। उनमें कई रंगों का इस्तेमाल हुआ है। कई रंग? हाँ, जो हजारों साल बाद भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। ये तो कमाल की बात है। कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और उस जमाने में वो रंग बनाते कैसे होंगे? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से चित्रों में सफेद, काला, गेरू और गुलाबी रंगों का इस्तेमाल हुआ है। वाह! एक और विवरण मिलता है जिसमें सफेद, कत्थई और लोहित काला, यानी थोड़ा लालिमा लिए हुए काले रंग का भी जिक्र है। अच्छा। और ये रंग वो आसपास के खनिजों और वनस्पतियों से बनाते होंगे। जैसे गेरू रंग, जिसे ओकरे कहते हैं, वो आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी से बनता है जो आसानी से मिल जाती है। अच्छा, काला रंग शायद लकड़ी के कोयले से और सफेद शायद चूना पत्थर से। मतलब उनके पास एक पूरी कलर पैलेट थी। वो सिर्फ एक रंग से नहीं बल्कि सोच समझकर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन चित्रों का मुख्य विषय क्या था? व्हाट वाज द मेन थीम? जो सबसे प्रमुख विषय इन चित्रों में उभर कर आता है वो है समूह में नृत्य करना। समूह में नृत्य? जी, ऐसा लगता है कि सामुदायिक गतिविधियां, मिलना जुलना और उत्सव मनाना उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ये तो आज भी हमारे समाज का इतना जरूरी हिस्सा है। क्या चित्रों में इतनी बारीकी है कि हम लोगों की संख्या का अंदाजा लगा सके? बिल्कुल, यही तो इन चित्रों की खासियत है। एक चित्र में 34 लोगों का एक पूरा समूह। 34 लोग? हाँ, 34 लोग एक साथ नाचते हुए दिखाए गए हैं, एक ही पेंटिंग में। आप सोचिए, उस कलाकार ने कितनी मेहनत से एक एक इंसान को उस दीवार पर बनाया होगा। ये तो किसी बड़े जलसे जैसा लगता है। हाँ, और ये अकेला ऐसा चित्र नहीं है। एक और चित्र में 28 आदमी एक साथ नृत्य कर रहे हैं। ये संख्याएं हमें बताती हैं कि ये कोई छोटे मोटे आयोजन नहीं थे, ये बड़े सामुदायिक उत्सव रहे होंगे। वाकई, कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले उस गुफा में आग जल रही होगी और इतने सारे लोग एक साथ किसी धुन पर नाच रहे होंगे। वो क्या मना रहे होंगे? कोई बड़ा शिकार? कोई मौसम का बदलना? या बस जिंदा होने की खुशी? वाकई, ये सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन नाचते हुए लोगों के अलावा और क्या है? क्या उनकी जीवन की दूसरी मुश्किलें जैसे शिकार या जंगली जानवर इन चित्रों में नजर आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं। चित्रों में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि जानवर उनके जीवन का केंद्र थे। क्या कोई ऐसा खास चित्र है जिसमें इंसान और जानवर एक साथ कोई एक्शन करते दिख रहे हो? हाँ, एक बहुत ही मशहूर चित्र का जिक्र मिलता है जिसमें 6 इंसानों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। शिकार का दृश्य? साफ तौर पर एक शिकार का दृश्य है। यह हमें बताता है कि वो कैसे मिलकर एक टीम की तरह शिकार करते थे। ये उनके भोजन जुटाने के तरीके और उनके सामाजिक सहयोग पर सीधी रोशनी डालता है। तो मतलब नृत्य और उत्सव एक तरफ और शिकार और सर्वाइवल दूसरी तरफ। उनके जीवन के दोनों पहलू हमें इन चित्रों से सीधे पता चलते हैं। क्या इन सब के अलावा भी कुछ है? मतलब सिर्फ लोगों और जानवरों के चित्र या कुछ और भी? इनके अलावा यहाँ से ज्यामितीय चित्र भी मिले हैं। ज्योमेट्रिक मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स? जी, सीधी तिरछी रेखाएं, बिंदु, लहरदार लाइनें और अलग-अलग आकृतियों से बने डिजाइन। ये दिखाता है कि उनकी कला सिर्फ असल जिंदगी को कॉपी करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी रुचि रखते थे। मतलब ये सिर्फ डेकोरेशन हो सकता है या शायद इनका कोई और गहरा मतलब हो, जैसे कोई शुरुआती प्रतीक या चिन्ह? बिल्कुल हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ज्यामितीय पैटर्न शायद कबीलों के निशान हों या किसी तरह के कैलेंडर या नक्शे का शुरुआती रूप। ये उनकी विकसित होती सोच और अमूर्त कल्पना को दिखाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? क्या उत्तराखंड की ये गुफाएं दुनिया में अनोखी हैं या भारत में और भी ऐसी जगह हैं? इन चित्रों की तुलना कहीं और से की जाती है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो इसे एक बड़े कैनवस पर रखता है। इन शैल चित्रों की तुलना सीधे सीधे मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों से की जाती है। भीमबेटका से
वो तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो तो प्रागैतिहासिक कला का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले कुछ अलग-थलग लोग नहीं थे? क्या ये किसी बड़े अखिल भारतीय सांस्कृतिक नेटवर्क का हिस्सा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भीमबेटका से तुलना का मतलब ही यही है कि उत्तराखंड की ये कलाकृतियां भारत की उस महान प्रागैतिहासिक कला परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी। वाह! कला की शैली, विषय और तकनीक में समानताएं ये दिखाती हैं कि ये समुदाय भले ही दूर दराज के पहाड़ों में रह रहे थे, लेकिन वे सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग नहीं थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो उत्तराखंड को प्राचीन भारत के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करती है। तो क्या लाखों उडियार की खोज के बाद ये सिलसिला रुक गया, या इस एक खोज ने पुरातत्वविदों को और जगहों की तरफ भी इशारा किया? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इस एक खोज ने एक पूरी चेन रिएक्शन को जन्म दिया। लाखोडियार की सफलता के बाद अल्मोड़ा जिले में ही कई और शैलाश्रय खोजे गए। एक मिनट, कई और? मतलब हम किसी एक गुफा की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे प्री हिस्टोरिक नेबरहुड की बात कर रहे हैं। कौन-कौन सी जगहें हैं ये? बिल्कुल, ये एक पूरा क्लस्टर था। जो अन्य स्थान खोजे गए उनमें शामिल हैं फड़कानौली, फलसीमा, लुएथाप, पेटशाल, कालामाटी और मल्ला पेनाली। ये सारे नाम अल्मोड़ा जिले के ही है? जी, ये दिखाता है कि ये कोई एक अकेली बस्ती नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा इलाका प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। एक गुफा एक अजूबा हो सकती है, लेकिन इतनी सारी जगहों का मिलना एक पैटर्न दिखाता है। क्या इन सभी जगहों के चित्रों में कोई समानता है? इनमें समानताएं भी हैं और कुछ विभिन्नताएं भी। जैसे फड़कानौली से भी शिकार और नृत्य के दृश्य मिले हैं। पेटशाल से भी कत्थई रंग में बनी मानव आकृतियां मिली हैं। ये समानताएं दिखाती हैं कि ये शायद एक ही संस्कृति या एक ही समय के लोगों के समूह थे। और इन सब में कोई भौगोलिक कनेक्शन भी है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प बात है। ये सभी शैलाश्रय एक खास भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित हैं। ये सभी कालामाटी डीनापानी की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित हैं। कालामाटी डीनापानी, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक होने की संभावना कम है। ये उस क्षेत्र में एक तरह के प्रागैतिहासिक निवास पैटर्न की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि ये पर्वत श्रृंखला उनके लिए कई कारणों से आदर्श रही हो। जैसे कि? शायद ऊंचाई पर होने की वजह से ये ज्यादा सुरक्षित थी, जंगली जानवरों से बचाव होता होगा। हो सकता है यहाँ पानी के स्रोत पास में हो, या फिर शिकार के लिए जानवर आसानी से मिल जाते हों। ये उनका चुनावा सोचा समझा इलाका लगता है।